हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट सेट प्रिपरेशन विद माय नॉट सेट डायरी। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 6 में मैं आपको पढ़ाऊंगी ईसोफेगस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़िए। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश की है, जो आपके नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम पढ़ेंगे। ईसोफेगस क्या होती है? जहाँ से खाना जाता है, खाने की नली। ठीक है, ये होती है हमारी ईसोफेगस। यहाँ से स्टमक जुड़ा होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये पाइप कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। कहाँ से? फेरिंग्स टू द स्टमक। फेरिंग्स से कहाँ तक होता है? स्टमक तक जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, तो वो होता है C6 से लेकर सर्वाइकल 6 से लेकर थोरेसिक 11 तक। C6 से लेकर T11 तक। C6 से लेकर T11 तक हमारा पूरा क्या होता है? ईसोफेगस। अब इसको भी डिवाइड किया गया है। ईसोफेगस के भी पार्ट होते हैं। पहला होता है सर्वाइकल पार्ट, दूसरा होता है थोरेसिक पार्ट, तीसरा होता है एब्डोमिनल पार्ट। जो हमारा सर्वाइकल पार्ट होता है वो C6 से लेकर T1 तक होता है, जो कि 5 सेंटीमीटर का होता है। थोरेसिक पार्ट होता है हमारा T1 से लेकर T10 तक, और एब्डोमिनल पार्ट होता है हमारा T10 से लेकर T11 तक। एब्डोमिनल पार्ट होता है हमारा T10 से लेकर T11 तक। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि जो हमारा सर्वाइकल पार्ट होता है वो C6 से लेकर T1 तक होता है, सर्वाइकल 6 से लेकर T1 तक, और फिर T1 से T10 तक थोरेसिक पार्ट होता है, और हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट होता है T10 से लेकर T11 तक का होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स इन ईसोफेगस। कौन सी सेल्स का बना होता है? ईसोफेगस किस सेल का बना होता है? कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पूछा भी गया। तो कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटाइज्ड एपिथेलियल सेल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटाइज्ड एपिथेलियल सेल, यानी कि उसमें नॉन क्रेटाइज्ड मतलब कि उसमें केराटिन नहीं होता है। केराटिन नहीं होता तो वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। अगर केराटिन होगा तो वो हार्ड हो जाएगी, नेल्स वगैरह की तरह, है ना। तो उसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता तो वो स्किन की तरह सॉफ्ट होती है। ईसोफेगस सॉफ्ट होता है, और ईसोफेगस को सॉफ्ट रहना भी चाहिए, वरना तो खाना यही हार्ड होगी तो यहीं अटकने लग जाएगा। इसीलिए इसको सॉफ्ट बनाया गया है। ठीक है, वरना तो गले में ही ऐसा लगेगा भाई खाना अटक रहा है, जा नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए इसके लिए भगवान ने कौन से सेल रखे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटाइज्ड एपिथेलियल सेल। इसमें केराटिन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं। ब्लड सप्लाई आर्टरी याद रखनी है। कौन सी आर्टरी इसको ब्लड की सप्लाई करती है? थायराइडल आर्टरी। देखो बच्चों, जो नाम है आर्टरी, वेन वगैरह के, इसमें ये तो नाम बनाए हैं, किसी ने बनाए हैं भाई, जिसने भी बनाए, तो ये तो एज इट इज़ याद रखना है। अब आप ये क्या, थायराइडल आर्टरी का मतलब कुछ नहीं है, नाम है, सीधा सीधा नाम है, आपको याद रखना है। आपको मतलब से करना क्या है? वहाँ क्वेश्चन आएगा ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है ईसोफेगस को, आपको क्या मतलब है? मतलब पूछा उसने तो ऑप्शन में दिया होगा थायराइडल आर्टरी या फिर ईसोफेजियल ब्रांच फ्रॉम आयोटा। ये मुश्किल से ही देगा, क्योंकि ज़्यादातर यही करती है, तो यही ऑप्शन में होगा, थायराइडल आर्टरी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पर टिक करना है। आपको मतलब से इतना कोई मतलब रखना नहीं है, और इनका कोई मतलब है भी नहीं, सीधा सीधा नाम है इसका, तो वही नाम याद रखना है, थायराइडल आर्टरी। ठीक है, और ईसोफेजियल ब्रांच फ्रॉम एओर्टा, जो कि एओर्टा से आती है, वो भी थोड़ा कुछ ब्लड सप्लाई करती है। फिर है नर्व। नर्व कौन सी नर्वेट होती है? वेगस नर्व। कौन सी? वेगस नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व इनर्वेट होती है? वेगस नर्व। अब मैं आपको छोटी छोटी 3-4 चीज़ें बता रही हूँ, आपको याद रखना है। देखो, बहुत ज़्यादा एसिड के रिफ्लक्स होने की वजह से, मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिड बनता है किसी भी इंसान को अगर, तो जो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल है, इसके मैंने आपको बताया था अभी कि ईसोफेगस में कौन से सेल होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोलुमिनार सेल में। देखो एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, ये होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल।
पतले पतले होते हैं, मैंने थोड़े मोटे बना दिए। ये होता है हमारे इस ईसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल, ठीक है। तो अगर किसी को बार बार एसिड का रिफ्लेक्स हो रहा है, एसिड स्टमक से ही आएगा, एसिड का बार बार रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलुमिनार एपिथेलियम में, कोल्यूमिनार एपिथेलियम सेल। कोल्यूमिनार कैसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसकी वजह से क्या होगा, ये कौन सी स्टेज, इसको प्री कैंसर स्टेज भी बोला जाता है। कॉलमनार सेल में अगर चेंज होने लगे ईसोफेगस के सेल तो उसे प्री कैंसर स्टेज भी बोला गया है। तो अगर एसिड रिफ्लक्स की वजह से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो नॉर्मल सेल है वो कॉलमनार सेल में चेंज हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैरेट ईसोफेगस। ऐसी ईसोफेगस को हम क्या बोला, उसको क्या नाम दिया है, बैरेट ईसोफेगस। ये आपको याद रखना, ठीक है। ऐसी ईसोफेगस को क्या नाम दिया है, बैरेट ईसोफेगस। सेकंड है हमारा, अगर बहुत ज़्यादा किसी को वॉमिटिंग है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, या फिर उसने अल्कोहल का सेवन कर, अल्कोहल एक्सेसिव ले लिया है ना, तो उसकी वजह से जो ये है हमारा जंक्शन, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन टीयर हो जाता है, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है। वोमिटिंग, गैस्ट्रो मतलब कि पेट, ईसोफेगस मतलब कि ईसोफेगस, ठीक है। इसके बीच का जो जंक्शन है इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर टीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से या फिर अल्कोहल कंज्यूमिंग की वजह से गैस्ट्रो और ईसोफेजियल जंक्शन के बीच टीयर हो जाता है। और ये टीयर मोस्टली कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लंबा लंबा टीयर, लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है। तो इस टीयर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, मैलोरी वीज टीयर। क्या बोलते हैं, मैलोरी वीज टीयर। क्या कैसा टीयर, इस टीयर का नाम क्या दे दिया, मैलोरी वीज टीयर। और अगर कहीं पर भी टीयर होगा तो ब्लड भी निकलेगा, तो ब्लड इन वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, उसको हमने क्या क्या बोलते हैं, हेमाटोमेसिस, हेमाटोमेसिस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमेसिस, समझ गया। मैलोरी वीज टीयर में क्या होता है, ईसोफेगस और गैस्ट्रो के बीच का जो जंक्शन है इसमें लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से, और वो टीयर लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसी को हमने मैलोरी वीज टीयर नेम दिया है, ठीक है। तीसरा है हमारा बॉयर हाफ सिंड्रोम, बॉयर हाफ सिंड्रोम ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग। ये भी एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से फुल थिकनेस रप्चर यानी ट्रांसम्यूरल रप्चर। फुल थिकनेस ट्यूमर का क्या मतलब है कि पूरी की पूरी लेयर में ही ट्यूमर हो, वो ट्यूमर कह रही हूँ सॉरी, रप्चर हो गया, पूरी की पूरी लेयर में ही क्या हो गया, रप्चर हो गया, यानी कि ईसोफेगस फट गई। इसकी 4 लेयर से मिलकर बना है ना पूरा जीआई ट्रैक्ट, चारों लेयर फट गई, पूरा ही रप्चर हो गया। ऐसा मोस्ट कॉमनली इसको हम ट्रांसम्यूरल रप्चर भी कहते हैं, यानी कि पूरा ही फट गया। तो ये ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जैसे कि एंडोस्कोपी वगैरह डाला तो वो पूरा ही रप्चर करता चला गया, इंस्ट्रूमेंट ही बाहर चला गया तो सारी ईसोफेगस को फाड़ दिया, ठीक है। या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से कांच वगैरह चला गया। सीवियर वोमिटिंग में होता है लेकिन रेयर है, सीवियर वोमिटिंग की वजह से पूरा ईसोफेगस फट जाए वो रेयर है। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एंडोस्कोपी या फिर कोई कांच वगैरह आपका चला गया तो उसकी वजह से होता है। इसी की अगर पूरी हमारी ईसोफेगस ट्रांसम्यूरल रप्चर पूरी ही फट गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोहिर हाफ सिंड्रोम, BOEARHAAV, बोहिर हाफ सिंड्रोम, ठीक है। चौथा है हमारा एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया का मतलब क्या होता है, एक्लेजिया का मतलब होता है नॉन मोटाइल, इमोटाइल मतलब कि मूवमेंट ना होना। कार्डिया मतलब कार्डियक इंस्फेस्टर, जो हमारा स्टमक और ईसोफेगस के बीच जो इंस्फेस्टर होता है इसको नाम दिया गया है कार्डियक इंस्फेस्टर। तो इट इज़ अ मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस। ये कौन, एक्लेजिया कार्डिया मोटिलिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइप की बीमारी है, ये बताया गया है। लोअर ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टॉप हो जाते हैं और इंस्फेस्टर नॉट एबल टू रिलैक्स। जो हमारा लोअर ईसोफेगस है, मतलब लोअर ईसोफेगस है ये, इसमें जो है मूवमेंट, हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है ना पूरे जीआई में,
तो जिससे कि खाना आगे बढ़ता रहे। तो इसका जो लोअर पार्ट है ईसोफेगस का, इसमें मोटिलिटी, एक तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हल्का-हल्का होता रहता है वो स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से जो ये हमारा स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं हो पाता और फूड कलेक्ट इन द ईसोफेगस, और फूड यहाँ पर कलेक्ट भर मतलब कि भरता रहता है। इसी को हमने क्या बोला है, एक्लेजिया कार्डिया। फूड यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, ये रिलैक्स नहीं होता इस वजह से, ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, मूवमेंट में क्या दिक्कत हो गई, लोअर ईसोफेगस जो न्यूरॉन होते हैं मेसेंट्रिक न्यूरॉन, ये डैमेज हो जाते हैं इसमें। मेसेंट्रिक न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से ईसोफेगस मूवमेंट स्टॉप, लोअर, पूरी नहीं, लोअर ईसोफेगस मूवमेंट स्टॉप। उसी की वजह से स्फिंक्टर रिलैक्स, उसी की वजह से स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता और खाना यहाँ पर भरता रहता है, यानी कि जमता रहता है। और अगर इंसान थोड़ा और खाना खाने लगे तो उसे उल्टी आएंगी, खाना देख कर ही उसे उल्टी आएंगी, ठीक है, क्योंकि उसका तो भरा हुआ वो ही नीचे नहीं गया, तो उसे खाना देख के भी उल्टी आएंगी। इसको हम कहते हैं एक्लेशिया कार्डिया। फिफ्थ है हमारी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो हमारा कार्डिक स्फिंक्टर है, ये पूरा ही रिलैक्स हो जाता है, ये पूरा ही रिलैक्स हो जाता है। इतना रिलैक्स हो जाता है कि जो स्टमक का एसिड है वही ऊपर जाने लगता है फूड के साथ। जो हमारा एसिड है, एसिड का भी रिफ्लक्स होने लगता है, ठीक है। फूड भी रिफ्लेक्स होने लगता है स्टमक से और एसिड भी, इसी को जीईआरडी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा ही रिलैक्स हो जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर पूरा ही रिलैक्स हो जाता है। इसको हमने नाम दिया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसको मैं आने वाले चैप्टर में पूरा, मतलब इस ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, ये तो पूरे पूरे चैप्टर होते हैं, पूरी पूरी डिजीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ईसोफेगस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईसोफेगस में कहाँ कहाँ पर नैरोइंग होती है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ऑर्गन। यह है कि ईसोफेगस है, यहाँ पर हार्ट का एओर्टा आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ पर हल्का बहुत नैरोइंग हो रही है, दब रही है ईसोफेगस। तो वो आपको पार्ट पता होने चाहिए कि ईसोफेगस कहाँ कहाँ पर नैरो होती है, ठीक है। तो ये चार चार स्टेशन है यहाँ पर ईसोफेगस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है हमारा क्रिकोफेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये नाम याद रखना है। क्रिकोफेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्शन C6 पर होता है। एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से होता है। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंकस की वजह से होता है। और डायफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन डायफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन डायफ्राम जो होता है उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ईसोफेगस पर। तो ये हमारे चार कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये आपको याद रखने, ठीक है। कौन कौन से, क्रिकोफेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, डायफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। ये आपके चार कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए। ये आपका ईसोफेगस यहाँ आज ख़त्म होता है। और मैं आपको बाकी बता देती हूँ, मैं 100 MCQs डेली अपनी शॉर्ट वीडियोस में डालती हूँ। आप किसी के पास बुक नहीं है या फिर कोई ट्रैवल है बाहर है तो आप 100 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, चाहे वो चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। सेकंड 3 आवर क्लासेस से अलग घर पर लेक्चर को रिवाइज करेंगे, लेक्चर रिवाइज करेंगे अपने 3 घंटे। और जितने भी घंटे की क्लासेस हैं आप डेली क्लासेस लेंगे, अपनी डेली अपनी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। जो भी मैं डाल रही हूँ डेली का, वो आप 2 क्लास में डालती हूँ, वो भी ज़्यादा देर की होती नहीं है, मेरी क्लास 15-15 मिनट की होती है, तो आप डेली आप वो देखेंगे, ठीक है। कोई लेक्चर बड़ा ही है तो अभी छोटी क्लास है, बाद में बड़ी भी होंगी। जैसे जैसे आपका बेस क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे मैं क्लासेस को भी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ाती जाऊँगी। एकदम से आप पर लोड डालना भी ठीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको किस लिए करनी है, नॉट सेट 10 के लिए, एम्स दिल्ली के लिए, ठीक है। समझ गए, ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है अपनी पढ़ाई की, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं डेली तो आप प्लीज़ नॉट सेट को भूल जाइए, फिर आप थोड़ी बहुत मेहनत भी मत कीजिए। इंसान को करनी चाहिए तो पूरी मेहनत करनी चाहिए, वरना थोड़ी बहुत मेहनत, वही आधा अधूरा ज्ञान और मूर्ख दोनों एक ही समान होते हैं। तो ठीक है, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो पूरी, वरना तो फिर बेकार है, ठीक है भाई। चलो, ऑल द बेस्ट।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।